अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर सैयद रुमान अमजद है। हमने वन शॉट लेक्चर सीरीज़ में आज वेक्टर्स का जो चैप्टर है वो डिस्कस करना है। बेसिकली फोर्स एंड मोशन और वेक्टर्स को नॉर्मली मैं रेगुलरली एक ही उसमें पढ़ाता हूँ, बट चूँकि आपके पीएमडीसी के सिलेबस में इनको दो अलग चैप्टर्स की तरह ट्रीट किया गया है, तो हम इसका अलग वन शॉट रिकॉर्ड करेंगे, उसका अलग वन शॉट पढ़ेंगे। एंड आज हमने वेक्टर्स को सिर्फ फोकस करना है। पीएमडीसी के सिलेबस में वेक्टर्स की क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो आपके सामने हैं। बहुत ही छोटा सा इसका सिलेबस है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, दैट्स इट। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आते हैं तो आपको उनको ऐड करके ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करना आना चाहिए, और आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी आना चाहिए, बिकॉज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इटसेल्फ जो टॉपिक है उसमें एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सिखाया गया है। सो आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए, और अगर वेक्टर के रिजॉल्व कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो ऐड करके ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करना आना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, सारा टॉपिक। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, सारा का सारा टॉपिक। ठीक है, अब बिफोर वी मूव ऑन टू द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हम उससे पहले हल्का सा थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर की टाइप्स क्या हैं, बिकॉज समटाइम्स बेसिक्स से भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, और अब चूंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है कि वेक्टर एंड इट्स टाइप्स करें तो बच्चे वो करते नहीं है, तो थोड़ा सा उसको भी आपने देख लेना, हल्का सा हम उसको भी टच कर लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम उससे गो थ्रू करेंगे ताकि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ पहुंच पाएं, जो कि पहला एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। सो वेक्टर होता क्या है, आपको पता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, वरना उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकेगा। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे इसकी एग्जांपल्स हैं, यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं। पहला एक 2D कार्टेशियन सिस्टम और एक 3D कार्टेशियन सिस्टम। अब एक 2D कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस कह देते हैं, वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस कह देते हैं, और इस पूरे के पूरे 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट पर अगर हमने किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो हम विद रेफरेंस टू ओरिजिन उसको लोकेट करते हैं। हम देखते हैं कि वो पॉइंट ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितने फासले पर है और वाई एक्सिस पर कितने फासले पर है, और अगर हम उसका वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो हम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट तक। ठीक है, तो इस तरह हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इस वेक्टर की जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो बताएगी कि वो पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, और उस पॉइंट के जो एरो हेड की कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल 1 1 लिखा हुआ है, तो ये पहला वाला 1 जो है ये बताएगा कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितना दूर है, दूसरा वाला जो 1 है वो बताएगा कि पॉइंट वाई एक्सिस पर कितना दूर है। ठीक हो गया। सो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कार्टेशियन सिस्टम का। दूसरा, आपको ये एंगल भी पता होना चाहिए विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रहे, ये एंगल थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई वेक्टर इस तरफ है, यहाँ पर है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये एंगल थीटा है, गलत। आपने एंटी क्लॉकवाइज यहां से स्टार्ट करके इस पूरे एंगल को एंगल थीटा कहना है, ये रिप्रेजेंटेटिव होगा उस वेक्टर की डायरेक्शन का। ठीक है, सो लेंथ, डायरेक्शन, टेल और हेड, ये सारी चीजें हमने देख ली। लेंथ रिप्रेजेंट करेगी कि कितना वो पॉइंट दूर है, और अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी लेंथ। उसकी एरो हेड से उसकी डायरेक्शन पता लगेगी, उसकी टेल हम ओरिजिन पर रखेंगे ताकि पता चले वो पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा वो भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। अब वेक्टर नोटेशन में अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम इसी एरो हेड वाले पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हीं को यूज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, अगर मैं वेक्टर ए लिखना चाहूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा 1i + 1j से। ये i और j एक्स और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स हैं, आगे हम इनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सो अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 और 3 होता तो फिर मैं 2i और 3j लिखता, तो मुझे पता चल जाता कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर कितना दूर है, वाई एक्सिस पर कितना दूर है। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो हेड भी यूज कर सकते हैं, वर्टिकल बार भी यूज कर सकते हैं, और अगर हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या एरो हेड वाले वेक्टर नोटेशन के साथ आगे पीछे मॉड लगा देंगे, या आप सिंपल ए का लेटर ही लिखें, उसको बोल्ड ना करें अगर आप टाइप कर रहे हैं तो। ठीक हो गया, ये बेसिक है। अगर हम 2D की बजाय 3D में पढ़ें तो 2 एक्सिस तो वही है, एक्स और वाई, उसके अलावा एक आउटवर्ड और इनवर्ड वाली लाइन होती है जिसको हम जी एक्सिस कहते हैं। आउट ऑफ द पेज वाले को पॉजिटिव जी कहते हैं, इनटू द पेज अगर जा रहा है कोई भी पॉइंट तो हम नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग उसको कंसीडर करेंगे। अब इसमें अगेन क्योंकि अब 3 एक्सिस हो गई हैं, तो किसी भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम था ए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपको 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 और 3। इससे पता चलेगा ये एक्स एक्सिस पर कितना दूर है, वाई एक्सिस पर कितना दूर है, और जी एक्सिस पर आगे की तरफ कितना दूर है। सो यू नीड 3 कोऑर्डिनेट्स टू रिप्रेजेंट इट। और अगर वेक्टर नोटेशन में भी लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 1i, या सिर्फ i लिख दें, +2j + 3k
k. नाउ यू नीड अ थर्ड यूनिट वेक्टर जो कि z एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक हो गया। अब इसमें सिर्फ एक एंगल अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस का बता दें, उससे कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं होता कि वो कौन सा वेक्टर है। फॉर एग्जांपल इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेरा जो वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन इस एंगल पर है। ठीक है, 2D प्लेन में तो सिर्फ ये एक एंगल काफी है, लेकिन अगर 3D प्लेन है तो ये वेक्टर यहां पर भी हो सकता है, ये वेक्टर यहां पर भी हो सकता है। इस वेक्टर का एंगल भी वही थीटा है, इस वेक्टर का एंगल चाहे मैं इसको पूरा रोटेट कर दूं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेंटेन करते हुए भी बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला वेक्टर भी 45 डिग्री के एंगल पर है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला वेक्टर भी 45 डिग्री पर है, ये वाला वेक्टर भी 45 डिग्री पर है। तो अब किस वेक्टर को आपने कोई डिफाइन नहीं किया, सो वन एंगल इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू रिप्रेजेंट के उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। डिफरेंट वेक्टर्स हो सकते हैं। सो आप एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल लेते हैं, वाई एक्सिस के साथ भी और जी एक्सिस के साथ भी। आपको पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल 45 डिग्री है और वाई एक्सिस के साथ उसका बाकी 45 डिग्री होगा और जी एक्सिस के साथ उसका 0 है, तो इसका मतलब है बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में है। अगर जी एक्सिस के साथ उसका एंगल 45 डिग्री है तो मतलब वो अब आगे की तरफ 45 डिग्री झुका हुआ है। तो आपने जी एक्सिस का एंगल भी डिफाइन कर दिया, वाई का भी, एक्स का भी। अब आपने डेफिनेटिवली उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी। एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा कहलाता है, बी वाई एक्सिस के साथ जो है वो बीटा कहलाता है और जी एक्सिस के साथ हमेशा गामा कहलाता है। और ये सारे आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जी एक्सिस के साथ लेने हैं। ठीक हो गया। इसका यूज केस इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसको नॉलेज के तौर पे आपने काफी रखना है। आपके लेवल पर इसका कोई भी न्यूमेरिकल कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सिस के साथ कौन सा एंगल है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी ओरिजिनल वेक्टर का छोटा वर्जन होता है, ये छोटा बच्चा होता है। ओरिजिनल वेक्टर की जो भी डायरेक्शन हो, इस यूनिट वेक्टर की भी वही डायरेक्शन होती है। ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी हो, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। अब यहाँ पर ओरिजिनल वेक्टर ये पिंक वेक्टर है ए वाला और उसका यूनिट वेक्टर है ये छोटा वाला ग्रीन ए हैट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है वो तो वही है बिल्कुल, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखें सिर्फ 1 यूनिट है। उसका शायद इससे 2 या 2.5 जितना यूनिट है, उसका 2.5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड है। So the direction shows the direction of a unit vector shows the direction of the vector जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इसकी लेंथ या इसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता है। रिप्रेजेंट इसको करते हैं ए हैट से। ओरिजिनल वेक्टर से इसका जो रिलेशन होता है वो होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। आपके पास ओरिजिनल वेक्टर गिवन होगा, उसको उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी, यानी कि यूनिट वेक्टर बच जाएगा। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट यूज केसेस हैं इनके। एक तो रेडियल यूनिट वेक्टर है, एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और उसके अलावा कोऑर्डिनेट एक्सिस के यूनिट वेक्टर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जब भी पीछे पढ़े आई, जे और के। ये आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जी एक्सिस। तो आपके पास 15 न्यूटन की फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी तो आप कहेंगे दिस इज 15 आई न्यूटन्स। अगर आपके पास 24 न्यूटन की फोर्स है लेकिन वो पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ है, आप कहेंगे 24 के हैट इतने न्यूटन्स। आपने इस तरह उस फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दिया, डायरेक्शन के साथ भी और मैग्नीट्यूड के साथ भी। कुछ और यूनिट वेक्टर्स हैं, रेडियल यूनिट वेक्टर और नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इनको हम आगे देखते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर तो हमने अभी देख लिए, आई, जे और के। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो 3 हैं, एक्स एक्सिस वाला, वाई और जे वाला, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, हमने अभी देख लिया। नॉर्मल यूनिट वेक्टर को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आ जाते हैं रेडियल वेक्टर की तरफ। अगर आपके पास एक प्लेन सरफेस है, आपने उस प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर ड्रॉ किया, वो नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो। फॉर एग्जांपल वेक्टर एरिया एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है पूरा का पूरा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस पूरे के पूरे सरफेस के एरिया के बराबर होता है और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होती है। ठीक है, ये तो कोई भी वेक्टर जो नॉर्मल टू एनी सरफेस होगा वो नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर जब हम कहेंगे तो वो एन हैट से रिप्रेजेंट होगा। ये यूनिट वेक्टर है जिसकी सिर्फ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो अगर हम इस वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो दिस वेक्टर एरिया इज बेसिकली मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, राइट। इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मल वेक्टर लगाया। इसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ दिस सरफेस के बराबर है, उसके लिए हमने एरिया लगा दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको लिखेंगे ए एन हैट। दिस इज द वे जिस तरह आप इस वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर का यूज है।
ठीक है, कोई भी वेक्टर जो नॉर्मल टू सरफेस होगा उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूज होगा। रेडियल वेक्टर जिसका नाम जाहिर है रेडियस के अलोंग होता है, ये आपके सामने एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये उसकी सरकमफेरेंस है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो वेक्टर होगा वो आर वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर नहीं होगा। इसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस होगी। अगर आपने पूरा वेक्टर नहीं लेना, आपने सिर्फ यूनिट वेक्टर यानी कि उसकी सिर्फ डायरेक्शन शो करनी है, तो आपने ऐसा वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उसकी डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस हो, वो फिर रेडियल यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, सो रेडियल वेक्टर इज बेसिकली रेडियस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, क्या है डायरेक्शन इसकी है आर हैट। ठीक है, तो इस तरह से आप उस वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो वेक्टर है, जे हर वो क्वांटिटी जो सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ है उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज होगा। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ है, जैसा कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर आप नेगेटिव ऑफ आर हैट यूज करेंगे। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज 15 न्यूटन, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे -15 आर हैट न्यूटन। आपने इस तरह उसकी डायरेक्शन लिखनी है। अगर आपको कोई कहता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 24 मीटर पर सेकंड, तो आप लिखेंगे 24 उसका मैग्नीट्यूड है और -r हैट उसकी डायरेक्शन है, और आप आगे उसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड। इस तरह आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दिया। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नल वेक्टर एक और कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, यानी कि उसकी लेंथ 0 है। अब अगर आपके पास किसी लेंथ वाला वेक्टर हो तो वो तो ऐसे ड्रॉ होगा, इसको छोटा करते जाएं, एक पॉइंट आएगा, इसकी लेंथ 0 होगी, ये सिर्फ एक पॉइंट बच जाएगा। तो अब एक पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये पॉइंट अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स लेफ्ट साइड नहीं है, 0 डायमेंशनल पॉइंट है। सो पॉइंट की डायरेक्शन फिर हम आर्बिट्रेरी ले लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, 0 और उसके ऊपर वेक्टर वाला साइन, चाहे बार लगाए चाहे लगाएं या बोल्ड कर दें अगर टाइप कर रहे हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नल वेक्टर। एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक वेक्टर में से अगर उसी अपने आप को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आएगा नल वेक्टर। ठीक है ना, ये एमसीक्यू आता है बेसिक सा कि द सम ऑफ द वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। ठीक है ना, आपने जिस तरह 1 - 1 0 होता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए नल वेक्टर होगा, 0 नहीं लिखना आपने कभी भी। दो वेक्टर्स इक्वल कब कहलाएंगे, ठीक है, इक्वल का तब कहलाएंगे जब उनका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो। बस सिर्फ ये दो चीजें काफी हैं। उनका ओरिजिन क्या है, उनका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, डज नॉट मैटर। ये वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल वेक्टर्स है। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, दोनों की लेंथ्स बराबर है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ये अनइक्वल वेक्टर्स हैं। ये भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा, दोनों की लेंथ और डायरेक्शन सेम है पैरेलल, लेकिन वो ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन से थोड़ा सा आगे है। यानी कि अगर ये फोर्सेस होती तो इसका पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पर है, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पर है। ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, एक वेक्टर यहाँ से अगर आप पकड़ के खींचे तो एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स आपने यहाँ से पकड़ कर खींच रहे हैं, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं। सो स्टिल ये दोनों इक्वल फोर्सेस कहलाएंगी। सो फॉर इक्वल वेक्टर्स अगर वो फोर्सेस हैं तो आप उनको स्टिल इक्वल कहेंगे इवन इफ दे डोंट हैव द सेम पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन मैटर नहीं करता, आप वो चाहे कहीं पे उसको हिला जुला दें, बस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है फ्री वेक्टर का। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसको आप मूव करवा सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, ये वेक्टर है, इसको आप यहां से उठा के यहां पर रखें, यहां से उठा के यहां पर रखें, इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये डिफरेंट वेक्टर्स नहीं है, ये सेम ही वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपने प्रिजर्व रखते हुए उसको मूव करवाया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं होता। ठीक है ना, आपने अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ की है कि पॉइंट यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है, उसका इनिशियल पोजीशन जे थी, फाइनल पोजीशन जे थी, तो आप इस वेक्टर को उठा के यहां पर ले आए तो अब ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे इनिशियल फाइनल पोजीशंस डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉट अ फ्री वेक्टर। ठीक है, तो ये याद रखना है। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, केपीके में फ्री वेक्टर का है, लेकिन आपकी चूंकि पीटीपी एफटीपी में नहीं है तो दिस इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस। आपको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर को हमने शुरू में भी पढ़ा है कि आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर यूज होता है जिसका जो टेल है वो ओरिजिन पर होता है और हेड उस पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो इस वेक्टर का जो लेंथ है वो लेंथ इन्हीं कोऑर्डिनेट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करेंगे, AI plus BJ। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेक्टर। आई वाली क्वांटिटी जितना डिस्टेंस उस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर है,
जे वाला कंपोनेंट जितना डिस्टेंस उस पॉइंट का वाई एक्सिस पर है वही इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ बताएगा। इस वेक्टर का एंगल विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो इस पॉइंट की डायरेक्शन बताएगा कि ओरिजिन से किस तरफ मूव करें तो उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। ठीक है, सो ये पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। इसको यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट या टू ट्रैक द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट ए पर था, अब पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो पॉइंट ए पर उसका पोजीशन वेक्टर पता हो आपको, पॉइंट बी पर उसका पोजीशन वेक्टर पता हो, तो आप इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की वो फाइंड कर सकते हैं। आप हेड टू टेल रूल से अगर आप इसको देखें, ये पहला वेक्टर है r1, इसी के हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ है डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर, और तीसरा वेक्टर जो है ये यहां से यहां तक स्टार्ट हुआ है r2। तो हेड टू टेल रूल से देखें तो r2 वाला जो वेक्टर है दैट इज बेसिकली द सम ऑफ r1 एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये r1 और d ऐड किया तो हेड टू टेल रूल से पहले के टेल और आखिरी के हेड के दरमियान वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का। इसको रीअरेंज करें तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर विल बी इक्वल टू r2 माइनस r1। तो आप दोनों फाइनल वाले पोजीशन वेक्टर को फाइनल वाले पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल वाला वेक्टर माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, सब वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हम आगे सीखते हैं। अच्छा जी, पहले देखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड किस तरह से करते हैं। अगर तो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना, वन डायमेंशनल मोशन है, या तो फॉरवर्ड होंगे या तो बैकवर्ड होंगे, दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली अरिथमेटिकली उनको ऐड कर दें, उनके मैग्नीट्यूड्स को, क्योंकि डायरेक्शन तो वही आनी है। और अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आप अरिथमेटिकली ही उनको जिस तरह स्केलर्स को जमा नफी करते हैं वैसे कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 15 न्यूटन की फोर्स इस तरफ, फिर एक और 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ, टोटल 20 न्यूटन, 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ, 3 न्यूटन की फोर्स इस तरफ, टोटल 5 माइनस 3 2 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, इस तरह कर लेना है आपने। और 2 न्यूटन की फोर्स किस तरफ होगी, बड़े वेक्टर की तरफ। अगर ये 5 न्यूटन का वेक्टर है जो कि राइट तरफ है और 2 न्यूटन का वेक्टर उस तरफ है, तो जो आंसर आएगा 3 न्यूटन का वो बड़े वेक्टर वाली साइड पर होगा। दिस इज द सी माइनस डी वाला वेक्टर। ठीक है, ये याद रखना है। अगर सी माइनस डी का जवाब नेगेटिव आ जाता है तो मतलब वो उस तरफ है। फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन है और ये 12 न्यूटन है, तो 5 माइनस 12 कर देंगे तो नेगेटिव 7 आएगा, तो मतलब वो इस तरफ है, नेगेटिव 7 न्यूटन। ठीक है, तो एक डायरेक्शन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मोस्टली हम पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी डी को भी बेसिकली माइनस 12 न्यूटन आप लिख सकते हैं। सो ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव 5 न्यूटन है, ये राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में 12 न्यूटन वाला वेक्टर है तो हम इसको नेगेटिव 12 न्यूटन लिखेंगे। सो बेसिकली हमने यहाँ पर भी की एडिशन ही है, हमने 5 न्यूटन वाला वेक्टर और नेगेटिव 12 न्यूटन वाला वेक्टर आपस में ऐड ही किया है। ठीक है, वो डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है तो उसका नेगेटिव साइन है, हमें लगता है कि वो सब्ट्रैक्शन है। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज आल्सो बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स इटसेल्फ। ठीक हो गया। सो अगर ये तो वन डायमेंशनल में है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डायमेंशंस में हो, ठीक है, एक प्लेन में हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप एक ग्राफिकल मेथड है हेड टू टेल रूल, वो यूज करते हैं। आप पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसी के हेड पर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, और तीसरा वेक्टर आप पहले के टेल और आखिरी के हेड तक ड्रॉ कर देते हैं। ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, आपको अगर उल्टा ऑर्डर करना है, पहले बी वाला वेक्टर ड्रॉ कर दें, फिर ए वाला वेक्टर ड्रॉ कर दें, फिर जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे ये वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर बोथ आर द सेम वेक्टर्स। सो हेड टू टेल रूल से एडिशन में आपको ऑर्डर ऑफ एडिशन मैटर नहीं करता। इसको हम कहते हैं कि हेड टू टेल रूल इज कम्यूटेटिव, यानी कि a प्लस बी इज बेसिकली एग्जैक्टली द सेम एज b प्लस सी। ये दो वेक्टर्स हमने ऐड किए हैं, आप बहुत ज्यादा वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। आपने पहले वेक्टर a ऐड किया, b किया, c किया, d किया, e किया, f किया, कुछ भी ऐड कर दें। ठीक है, अगर ऐसा करते करते आखिरी वेक्टर वापस उसी पोजीशन पर आ गया जहां से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ था, अब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने की जगह ही नहीं बची, ये क्लोज्ड फिगर बन गई, पॉलीगॉन बन गया, यानी कि इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इज नल वेक्टर। सो क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, किसी भी नंबर में ऐड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि 2 वेक्टर्स को ऐड करें, आप 3 वेक्टर्स को भी, 4 वेक्टर को भी, 5-6 वेक्टर सबको हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं। और अगर इस तरह ऐड करते करते पॉलीगॉन बन जाए तो आपका रिजल्टेंट नल वेक्टर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मैं अभी पीछे आपको बात कर चुका हूं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन बेसिकली वेक्टर एडिशन ही है, क्योंकि दूसरा वेक्टर जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली उसका ऑपोजिट वेक्टर ही है। ठीक है, सो अगर आपको कोई कहे कि ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है,
मुझे बताओ a माइनस बी का रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, ए वेक्टर 5 न्यूटन का है, ये बी वेक्टर 2 न्यूटन का है, दोनों पॉजिटिव हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैं, तो आप a माइनस बी करके बताओ। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली a प्लस माइनस बी कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको वेक्टर a पता होना चाहिए जो कि पता है, वो पॉजिटिव 5 न्यूटन है। आपको वेक्टर b पता होना चाहिए जो कि वेक्टर नेगेटिव बी पता होना चाहिए, जो कि हम उसी वेक्टर को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव 2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर नेगेटिव बी को आप यहां पर लिखें, माइनस 2 न्यूटन कर दें। आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 2 3 न्यूटन। आपने दूसरे वाले वेक्टर को नेगेटिव करके पहले में ऐड कर दिया बेसिकली। ठीक है ना, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली द सेम एज वेक्टर एडिशन। आप सेकंड वेक्टर को जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें से, उसको उल्टा करके पहले में ऐड कर देते हैं। सो a माइनस बी इज बेसिकली a प्लस माइनस बी। अगर ये तो हो गया ना एक डायमेंशन में, अगर हेड टू टेल रूल की तरह आपने ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे। वेक्टर एडिशन तो सिंपल है, पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर उसके बीच में ड्रॉ कर दिया, a प्लस बी हो गया। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या है, आपने अगर a माइनस बी करना है, सो वेक्टर a ड्रॉ करें, आपने a माइनस बी करना है, मतलब आपने a और माइनस बी वाले वेक्टर को ऐड करना है। सो वेक्टर b को माइनस कर दें, वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर इस तरफ होगा। सो आप पहले वेक्टर a ड्रॉ कर दिया आपने, दिस इज द वेक्टर a, फिर उसके बाद आपने नेगेटिव b वाला वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो रिजल्टेंट है ये बेसिकली a और नेगेटिव b वेक्टर का सम है, यानी कि ये a माइनस बी है। सो आपने हेड टू टेल रूल में वही किया, आपने बेसिकली वेक्टर को उल्टा करके पहले वेक्टर में ऐड कर दिया, दिस इज द a माइनस बी वाला वेक्टर। एक और तरीका यह भी है कि आप वेक्टर को उल्टा करने वाले चक्कर में ना पड़े, आप सिंपल वही वेक्टर ड्रॉ कर दें। वेक्टर a है, वेक्टर a ड्रॉ कर दिया, वेक्टर b है, वेक्टर b को ड्रॉ कर दिया, लेकिन हेड टू टेल नहीं किया, टेल टू टेल किया। ठीक है ना, यहां पर तो वेक्टर बी को पहले के हेड पर किया था, यहां पर वेक्टर बी को भी पहले के टेल पर ही करें। दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल आप अलाइन करें, और फिर जो तीसरा वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा a माइनस बी, उसको b से स्टार्ट करें और a की तरफ लेकर जाएं। जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे स्टार्ट करें, जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी तरफ जाएं। ये वेक्टर होगा a माइनस बी वाला, ये वही वेक्टर a माइनस बी है जो यहाँ पर a माइनस बी है, दिस इज द सेम वेक्टर। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा सूटेबल लगता है और कौन सा इजी लगता है याद रखने में। अब आते हैं हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर डिफरेंट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर वेक्टर कोई ना 2-4 वेक्टर से ऐड होकर ही बनता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये वेक्टर हो, ये वेक्टर r है, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा ये एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर b है, ये एक वेक्टर c है, वेक्टर d, और यहां पर मैं इसको खत्म कर दूं। तो हेड टू टेल रूल से अगर आप देखें तो ये सारे वेक्टर्स हेड टू टेल रूल अलाइन होकर ये रिजल्टेंट दे रहे हैं। तो मैं कहूंगा ये वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, वेक्टर d, वेक्टर e, दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, क्योंकि इन सारों को ऐड करने से यही आता है हेड टू टेल रूल से। वही चीज यहां पर है, a b c d को हेड टू टेल रूल से ऐड किया, ये वाला वेक्टर आ गया। तो ये सारे के सारे नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर r के। नॉन रेक्टेंगुलर का क्या मतलब है कि ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है। अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हों तो फिर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला केस, एक वेक्टर है, आपने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करने पर ओरिजिनल वेक्टर आता है, और ये दोनों वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री के एंगल पर भी हैं। सो ये दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इस ओरिजिनल वेक्टर के। ये 2 डायमेंशनल प्लेन में है, अगर 3 डायमेंशनल प्लेन में होता तो 3 पॉसिबल वेक्टर्स होते जो आपस में 90 डिग्री पर होकर भी ऐड होकर ये वाला वेक्टर दे सकते थे, फिर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पॉसिबल होते। 2D में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं, 3D में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इनमें से जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड rx, उसी वेक्टर के सबस्क्रिप्ट में x लिख देते हैं। वर्टिकल वाला ry कहलाएगा, अगर तीसरा होता तो वो rz कहलाता। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट के कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होते हैं क्या है, रेक्टेंगुलर नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फर्क क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल वेक्टर हो, आप उसको रिजॉल्व किस तरह करेंगे अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो आपके पास एक वेक्टर r है, इसका x वाला कंपोनेंट rx है, इसका y वाला कंपोनेंट ry है, इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा है। तो आप इसके x और y कंपोनेंट्स फाइंड कैसे करेंगे। जो इसका x वाला कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट, अगर हम इसको एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर दे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये एंगल थीटा के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर साइड कहलाती है, एंगल थीटा वाली जो साइड होती है ये हॉरिजॉन्टल साइड कहलाती है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल साइड वाला कंपोनेंट है तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, rx वाला कंपोनेंट है, तो rx विल बी इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर टाइम्स cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड वाइज है,
डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि आर एक्स आई के अलोंग ही होगा, ठीक है। तो अगर आपने डायरेक्शन वाइज लिखना है तो आर एक्स का वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन में आप आई हैट लिख देंगे। इस तरह y वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आर वाई विल बी इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। अगर आपने डायरेक्शन वाइज पूरा वेक्टर लिखना है तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है, आगे आप जे लिख देंगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। नाउ हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने पहले किया कि आपके पास वेक्टर आर है अगर, तो आप कहेंगे दिस इज बेसिकली आर एक्स प्लस आर वाई, और अगर तीसरा है तो आप आर जी लिख दें। ये तीनों वेक्टर नोटेशन में है, इसका मतलब है कि इस वेक्टर को इस वेक्टर को इस वेक्टर को हेड टू टेल रूल से ऐड करने पर ये वाला वेक्टर आता है। अगर आप इसको खोल कर लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे आर वाला वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स, ये उसका मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाइड बाय आई, ये भी एक वेक्टर हो गया, हमने इस सारे की जगह ये लिख दिया, प्लस आर वाई का मैग्नीट्यूड टाइम्स आर वाई की डायरेक्शन प्लस आर जी का मैग्नीट्यूड टाइम्स उसकी के वाली डायरेक्शन। ये भी वेक्टर फॉर्म में ही लिखा हुआ है, बट हमने यूनिट वेक्टर्स इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं आई जे के वाले। तो किसी भी वेक्टर को इस टर्म्स में लिखा जा सकता है आई जे के वाली फॉर्म में। हर आई के साथ वाला जो होगा वो उसके एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जे के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो उसके वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जी के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो उसके के कंपोनेंट को, के के साथ जो उसका कंपोनेंट होगा वो उसके जी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके पास कंपोनेंट्स गिवन है और आपने वेक्टर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, आप x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, प्लस करेंगे उसमें y वाला कंपोनेंट, अगर z वाला भी है तो z वाला भी ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, और आपने इस सारों का क्या कर लेना है जनाब, स्क्वायर रूट ले लेना है। इस तरह आपको ओरिजिनल रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन का मतलब है ये एंगल थीटा आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पता हो, ये एंगल थीटा पता हो तो वेक्टर फुल्ली रिप्रेजेंट हो जाता है। सो दिस एंगल थीटा विल बी गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ y वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय x वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो आप इस तरह से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड भी अगर आपको कंपोनेंट्स पता है ओरिजिनल वेक्टर पूरा डिसाइड हो सकता है। अब एक एडिशनल सा टॉपिक है, ये डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली आपको क्वेश्चन नहीं आना यहाँ से, लेकिन दिस टूल इज हैंडी, कभी कभार आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये वो है कि अगर आपके पास हेड टू टेल रूल से वेक्टर फाइंड करने का तरीका है, ग्राफिकली टूल्स अवेलेबल हैं तो आप हेड टू टेल रूल से फाइंड करें, लेकिन वहां पर आपके पास ग्राफिकल मेथड तो नहीं होगा, एग्जैक्टली स्केल से वेक्टर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप पेपर में। तो अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हो और तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट उनका फाइंड करना हो तो हेड टू टेल रूल मोस्टली प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपके काम नहीं आना, क्योंकि ग्राफिकली उसको एग्जैक्ट स्केल के मुताबिक ड्रॉ करना पड़ता है, वो आप कर नहीं सकते एग्जाम में, कैसे करेंगे। सो उसके लिए एक फार्मूला याद करने की जरूरत है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं, सिर्फ दो वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं इससे। अगर आपके पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं, इनके सम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका होल का स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास उन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। इससे आपको डायरेक्शन पता नहीं चलती, आपको सिर्फ दो वेक्टर्स का के सम का मैग्नीट्यूड पता चल सकता है, ओनली फॉर टू वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स को ऐड करके उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे फाइंड करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन नहीं बता सकता, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर ये एंगल थीटा आपने कौन सा वाला लेना है, ये एंगल थीटा वो एंगल है कि अगर आप इस वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ टेल पर रखें, टेल टू टेल रखें, वेक्टर बी है वेक्टर ए है, टेल टू टेल रखेंगे तब जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। हेड टू टेल रूल रख के ये वाला एंगल थीटा नहीं पुट कर देना, गलत आंसर आएगा, तो ये ख्याल करना है। सो टू वेक्टर्स which are at an angle theta when placed tail to tail can be added by using law of cosine, and the magnitude of the resultant can be found by using a square plus b square plus 2ab cos theta whole square root. This is the law of cosine. ये डिफरेंट जगहों पर आपके काम आ सकता है। अब हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ये डायग्राम आपके सामने दी हुई है, एक पिक्चर है, यहाँ पर एक नेल लगा हुआ है और दो स्ट्रिंग से इस पिक्चर को टांगा हुआ है, और आपको बताया गया है कि दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन है वो 45 न्यूटन है, यहाँ पर भी 45 न्यूटन है, इधर भी 45 न्यूटन है। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग होती है, और क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर। अब इस पिक्चर का जो वेट है वो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, ठीक है ना, और ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। इन टेंशन वाले वेक्टर्स के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, इसका भी हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, इसका एक वर्टिकल वाला कंपोनेंट, इसका भी एक वर्टिकल वाला कंपोनेंट। सो दोनों वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स ऐड होके
जितनी अपवर्ड्स फोर्स देंगे उतना ही वेट होगा जो इसको कैंसिल कर रहा होगा, तभी ये पिक्चर स्टैटिक है, अपनी जगह पर खड़ी हुई है, इक्विलिब्रियम में है। सो ऑल वी हैव टू डू इज टू फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ दीज टू टेंशंस एंड ऐड देम टुगेदर। ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट इसका होगा वही उसका होगा, क्योंकि दोनों के एंगल्स और मैग्नीट्यूड बराबर है, 45 न्यूटन 60 डिग्री एंगल। सो किसी एक का फाइंड कर लें, उसको 2 टाइम्स कर लेंगे, वो वेट होगा। ठीक है, सो 45 टाइम्स साइन 60 करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा इसके वर्टिकल कंपोनेंट का। ठीक हो गया। सो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है 0.8660। ठीक है, 0.8 का मतलब क्या है 80%, तो 45 का 80% क्या होगा, तकरीबन 40 होगा। ठीक है ना। सो आपको यहाँ पर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आपकी इतनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 39 या 40 आप लिख सकते हैं, इतना होगा। ठीक है, ये होगा किसी एक स्ट्रिंग के टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट। इसको मैं ट्वाइस करूं तो ये क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा, राइट। तो 78 न्यूटन की ये पिक्चर है, और अगर मुझसे मास पूछा होता तो मैं इसको 10 पर डिवाइड करता और मैं कहता कि 7.8 किलोग्राम्स की ये पिक्चर है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यहां पर आपको एक डायग्राम में, ये एक रिंग है, मेटल की रिंग, ठीक है ना, इसको 3 रस्सियां बांधी हुई हैं, यहां पर भी रस्सी बांधी हुई है, उधर कहीं लगाई हुई है, यहां पर भी रस्सी बांधी हुई है, इधर कहीं लगाई हुई है, और यहां पर भी रस्सी बांधी हुई है, इधर कहीं लगाई हुई है। तीनों रस्सियां खींच कर रखी हुई हैं, इस तरह के तीनों की फोर्सेस कैंसल आउट कर रही है, टेंशन वाली फोर्सेस, और ये जो रिंग है अपनी जगह पर स्टैटिक है, सारी की सारी चीज एक ही प्लेन के अंदर हो रही है। तो आपको स्ट्रिंग ए की जो टेंशन है वो बता दी गई है, कहां बताई गई है, यस 8 न्यूटन। सो स्ट्रिंग ए में इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन की टेंशन है, आपको बताना है बाकी में कितनी होगी। सो इन ऑर्डर फॉर द स्ट्रिंग द रिंग टू बी एट इक्विलिब्रियम, रेस्ट पर होने के लिए इन तीनों को कैंसिल करना चाहिए आपस में। ठीक है, तो अभी 8 न्यूटन वाले की एक एक्स कंपोनेंट वाला फैक्टर होगा, कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, तो एक्स वाला कंपोनेंट और वाई वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे इन बाकी दोनों टेंशन से। इसका जितना एक्स वाला कंपोनेंट है उतनी ही स्ट्रिंग सी में टेंशन होगी, इसका जितना वाई वाला कंपोनेंट है उतनी ही स्ट्रिंग बी में टेंशन होगी। इसने इसको कैंसिल कर देना है, इसने उसको कैंसिल कर देना है, टोटल नेट फोर्स इज 0। तो हमें all we have to do is to find out this x component that will be the same as tension in string C, and we also have to find out the y component of this tension that will be equal to the tension in string B. So simply आप फार्मूला लगा सकते हैं, x component फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 8 cos 60 करेंगे, x component आ जाएगा, y component फाइंड करेंगे तो 8 sin 60 करेंगे, y component आ जाएगा। ठीक है ना। सो 8 cos 60 का मतलब है, cos 60 1/2 होता है, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 न्यूटन। सो स्ट्रिंग बी में 4 न्यूटन की टेंशन है। ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग सी में 4 न्यूटन की टेंशन है। और अब हम स्ट्रिंग बी की तरफ आते हैं। sin 60 का मतलब है 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8660। 0.8 का मतलब है 8 का 80%। ठीक है, ये 2 2 4 2 6 2 8 आ रहा है। ठीक है, तो 20%, फिर 20%, फिर 20%, कितना आ जाएगा 60%, फिर 20%, तो तकरीबन 7 के करीब इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो मैं 7 न्यूटन अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, तो इस तरह आप अप्रोक्सीमेट करके आंसर इसका लगा सकते हैं, एग्जैक्टली आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। सो स्ट्रिंग बी में 7 न्यूटन डाउनवर्ड्स की टेंशन है, स्ट्रिंग सी में 4 न्यूटन इस तरफ वाली डायरेक्शन है, और उसका जो आंसर आएगा वो 8 न्यूटन। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, ये दोनों वेक्टर जो हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक ये वाला वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर, ये 4 न्यूटन की है, और नीचे वाली स्ट्रिंग साइन ये 10 न्यूटन की है, स्ट्रिंग बी। तो आप अगर ये रिजल्टेंट फाइंड कर लें, ये रिजल्टेंट 8 न्यूटन का आएगा, जो कि स्ट्रिंग ए को कैंसिल कर देगा। तो आप जरा कोशिश करें, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्या इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 8 न्यूटन आता है। हम करके भी देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस 15 75 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 75 का स्क्वायर रूट, तो ये तकरीबन उतना ही आता है। 8 का स्क्वायर 64 आता है, 9 का स्क्वायर 81 आता है, तो 8 और 9 के बीच में कहीं कहीं पर 75 के स्क्वायर रूट का आंसर आता है। हमने भी अप्रोक्सीमेट किया है, तो कुछ उतना एरर इसमें है, तो मतलब है हमने आंसर ठीक लगाया है। इस तरह आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिया गया है, ब्लॉक ऑफ मास मास 1.5 kg, यानी कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड्स 15 न्यूटन की एक फोर्स लग रही होगी। दिस इज नॉट डाउनवर्ड्स, दिस इज डाउनवर्ड्स। सो 15 न्यूटन की एक डाउनवर्ड्स फोर्स लग रही होगी,
एंगल इंक्लाइनेशन 30 डिग्री का है, 30 कर देते हैं इसको, यस 30 डिग्री का है। सो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ दिस प्लेन इज 30 डिग्री और ये यहाँ पर रेस्ट पर रखा हुआ है। अगर आप किसी तिरछी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखते हैं और वो आगे स्लाइड नहीं करती, इसका मतलब है कि उस सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इतनी है कि उसको अपनी जगह पर रखे हुए है। अगर मैं इस वेट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो इसका एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इस तरफ होगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा पैरेलल टू दिस सरफेस, इस तरफ होगा। ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है इसको अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं तो दैट विल बी बेटर। ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है इसके ऑपोजिट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखी होती है उसका वेट डाउनवर्ड्स होता है, कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड्स होती है। अगर वो तिरछी सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो उसके वेट का वो वाला कंपोनेंट जो नॉर्मल टू सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इतनी ही कांटेक्ट फोर्स लगेगी। सो ये जो y वाला y वाला कंपोनेंट है, ये वाला x वाला कंपोनेंट है। मुझे कैसे पता चला? मैंने बिल्कुल ये डायग्राम यहां पर इस तरह से बनाई, इस तरह से मुझे पता चला ये एंगल थीटा है। थीटा के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर वाली साइड होती है, y वाला कंपोनेंट होता है, थीटा वाली साइड x वाली साइड होती है, तो ये x वाला कंपोनेंट है, ये y वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा, ठीक है ना। सो mg cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो बैलेंस हो रहा है विद द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और mg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये बैलेंस हो रहा है विद द फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम म्यू एस mg cos थीटा भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। सो जितना भी इस तरफ वाला कंपोनेंट है उतना ही उस तरफ वाला कंपोनेंट हो सकता है। म्यू एस mg cos थीटा नहीं कहना चाहिए बेसिकली इसको, वो डिफरेंट चीज होती है, बस इसको फ्रिक्शन कह दें, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन अपवर्ड्स द स्लोप है, डाउनवर्ड्स द स्लोप mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वेट का वो वाला कंपोनेंट जो डाउन द स्लोप एक्ट करता है वो बताएं, यानी कि mg sin थीटा वाला हमसे पूछा गया है। और यूज योर आंसर टू डिटरमिन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन द ब्लॉक। जितना mg sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा एग्जैक्टली उतना बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी, और ये दोनों बराबर होंगे तभी वो ब्लॉक अपनी जगह पर रखा हुआ है, वरना स्लाइड कर जाता। और क्या क्वेश्चन है? डिटरमिन द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बेसिकली mg cos थीटा के बराबर है। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड दीस टू कंपोनेंट्स एंड दैट्स इट। सो mg cos थीटा फाइंड करें, वेट 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन टाइम्स cos 30, cos 30 0.8660, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.8660, ठीक है ना। सो 15 का 80% 12-13 के करीब आता है। सो सपोज मैं 12 लिख देता हूँ या 13 लिख देता हूँ, तो 13 न्यूटन इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। y वाला दूसरा वाला sin थीटा वाला कंपोनेंट देखते हैं, mg sin थीटा इज बेसिकली 15 sin 30, sin 30 इज 1/2, सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 क्या आएगा? 7.5 न्यूटन। तो 7.5 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द आंसर्स। अगला क्या क्वेश्चन है? आपने बताना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड द वेट ऑफ द स्टोन। अच्छा, यहाँ पर एक बेसिकली स्टोन टंगा हुआ है और उस स्टोन का वेट डाउनवर्ड है और दो रस्सियों से वो टंगा हुआ है, बेसिकली यूं करके हमने टांगा हुआ और एक जगह पे रखा हुआ है। सो उन स्ट्रिंग्स में टेंशन आपको गिवन है और वेट ऑफ द स्टोन आपको फाइंड करना है, एंगल्स आपको गिवन है। इन दोनों स्ट्रिंग्स के y वाले कंपोनेंट्स, इसका y वाला कंपोनेंट और इसका y वाला कंपोनेंट, ये दोनों आप ऐड करेंगे तो उन दोनों का जो सम होगा वो इस वेट ऑफ द स्टोन के बराबर होगा, तभी ये स्टोन अपनी जगह पर रेस्ट पर है। तो दोनों के y कंपोनेंट्स फाइंड कर लें। इसका y वाला कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो 10 sin 60 डालेंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.8660। 10 का 80% क्या होता है? 8, राइट। 10 का 86% लिखेंगे तो फिर 8.6 लिख दें आप, इसका आंसर 8.6 आएगा। सो 8.6 न्यूटन अपवर्ड्स, ये है y कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। उसका भी y कंपोनेंट फाइंड कर लें, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय sin 30 है उसका, sin 30 1/2 होता है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली 0.25 हो जाएगा, 0.25 न्यूटन्स, ठीक है। तो 0.25 न्यूटन्स ये उसका y कंपोनेंट। दोनों को ऐड करें, 8.6 प्लस 0.25 न्यूटन कितना आता है? 6 प्लस 25 तकरीबन 8.85 आ जाएगा। सो 8.85 न्यूटन्स, दिस इज द वेट ऑफ द स्टोन एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अच्छा जी, द डिफरेंस ऑफ वेक्टर बी, एक वेक्टर बी है इसका और इसके नेगेटिव वेक्टर का जो डिफरेंस है b माइनस माइनस बी, वो कितना आएगा? सो b प्लस बी कर देंगे आप बेसिकली, तो ये 2b आ जाएगा।
सो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के डबल होगा. इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इज गिवन बाय व्हाट. इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. हमें पता है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज बेसिकली वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें. कैसे फाइंड करेंगे? इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपको पता है. तो 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे. 4 प्लस 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 20 का स्क्वायर रूट. 20 को मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकता हूं. 4 परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट 2 है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर 5 होगा. सो 2 टाइम्स 5 यूनिट्स, इतने यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है. 2 टाइम्स 5 रूट. अब हमारे पास ये फॉर्मूला है कि यूनिट वेक्टर इज बेसिकली वेक्टर यानी कि 2i माइनस 4j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने अभी फाइंड किया. सो 2 से 2 कैंसिल कर दें, 2 2 ज़र 4 कर दें, तो i माइनस 2j डिवाइडेड बाय 5 का रूट. ये है इसका यूनिट वेक्टर. i माइनस 2j डिवाइडेड बाय 5 का रूट. सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 7 है. एक 6 न्यूटन की फोर्स है, एक 8 न्यूटन की फोर्स है, 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं. तो आप इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करें. ये 6 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है. पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है. तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट. 6 6 36, 8 8 64, 64 और 36 100 आता है. सो 100 का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन्स. आप सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8 है. द एंगल सबटेंडेड बाय अ वेक्टर a which is i minus j with the x axis is what. सो आप जब x और y वाले कंपोनेंट दिए गए हों तो आप एंगल कैसे फाइंड करते हैं? आप यूज करते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स y वाला कंपोनेंट which is -1, x वाला कंपोनेंट which is 1. सो बेसिकली आपने tan इनवर्स फाइंड करना है -1 का. ठीक है, अब किसका tan निकालेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा. पहले तो आपको tan 1 का पता होना चाहिए. tan 1 45 डिग्री का जब आप tan लेते हैं तो 1 आता है. तो अगर ये tan इनवर्स 1 होता तो आंसर 45 डिग्रीज आता. ठीक है, लेकिन अब ये नेगेटिव है यानी कि जो एंगल जिसका आपने tan लिया है वो पॉजिटिव एंगल नहीं है, वो नेगेटिव एंगल है. यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव 45 आएगा. मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्रीज यहां पर है वो वेक्टर. ठीक है, अगर ये tan 1 होता, tan इनवर्स 1 होता तो वो पॉजिटिव 45 डिग्री आता और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता. ठीक हो गया ना. लेकिन उस तरह का यहाँ पर आंसर नहीं है. यहाँ पर आंसर नेगेटिव 45 डिग्री है. अब आप नेगेटिव 45 डिग्री तो नहीं लिखेंगे. हमने कहा किसी भी वेक्टर का एंगल बताएं तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बताना होता है. तो आपने ये नेगेटिव 45 बताने की बजाय ये वाला जो एंगल है ये बताना है. ठीक है, तो 360 में से ये 45 डिग्री माइनस कर दें, बाकी जो बचेगा ये 315 डिग्री बचेगा. ये एंगल है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा कि कन्वेंशनली बताना चाहिए. सो आप नेगेटिव 45 बोलने की बजाय 315 डिग्री बोलेंगे. दैट इज द करेक्ट आंसर. सो डी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन. इफ द एक्स कंपोनेंट इज 3 का रूट, वाई कंपोनेंट इज 1, तो एंगल क्या होगा? सो आंसर आपका अगेन उसी फॉर्मूला से होगा. tan इनवर्स y वाला कंपोनेंट विच इज 1 डिवाइडेड बाय x वाला कंपोनेंट विच इज 3. इस तरह आप एंगल फाइंड करेंगे. अब आपको अगर प्रैक्टिस है तो आपको पता होना चाहिए कि 1/3 का रूट जो है इसका जब आप tan लेते हैं तो ये 60 डिग्रीज आता है. सो tan इनवर्स ऑफ दिस विल बी 60 डिग्रीज. तो आप आंसर लगाएंगे 60 डिग्रीज. अब हम आते हैं वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर. ये काफी अच्छा खासा टॉपिक है. अब इसमें पहले हम देखेंगे वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा. आपके सिलेबस में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, वो भी कर लें तो अच्छी बात है, बट दीज आर द बेसिक्स. तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट्स आने चाहिए. तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर आ जाएंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ. अब हम देखते हैं कि अगर कोई वेक्टर है और आप उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर ए था, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर से, यानी कि कोई नंबर था 1 2 3 n फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर था, और आपका जो रिजल्टेंट होगा वो अब n टाइम्स ऑफ a हो जाएगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम रहेगी लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा. कितना? n टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर आप उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर ये n ये लेसर देन 0 था, -1 था, -2 था, -3 था, तो क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा. अगर वो -1 था तो सिंपली डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा घटेगा नहीं. अगर -2 था तो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर की लेंथ डबल हो जाएगी और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, तो ये दो केसेस हैं कि अगर वो नंबर या स्केलर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो फिर पॉजिटिव नंबर है, सिर्फ वो मैग्नीट्यूड को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव करके फिर मल्टीप्लाई कर देगा. ठीक हो गया. अगर आप किसी वेक्टर को किसी
नंबर पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी स्केलर पर डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है उतने ही टाइम्स घट जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने उसको 2 पर डिवाइड कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड, उसकी जो लेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। नेगेटिव नंबर पर डिवाइड करेंगे फिर वही होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी घटेगा, डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। आप फॉर एग्जांपल आपने 10 न्यूटन की एक फोर्स को -2 पर डिवाइड किया तो आंसर -5 न्यूटन होगा, यानी ये वो फोर्स है जिसकी डायरेक्शन इस 10 न्यूटन वाली फोर्स के ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड उस 10 न्यूटन वाली फोर्स का हाफ है। दिस इज हाउ यू डिवाइड अ वेक्टर बाय अ स्केलर। यही चीज यहाँ पर लिख दी है मैंने, आप उसको पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन भी मैंने कर दी है। एक काम की चीज है कि आप किसी भी वेक्टर को 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली किसी भी चीज को 0 पर डिवाइड करना इनडेफिनेट होता है, बेसिकली वो उसका जवाब अभी तक मैथमेटिक्स में क्लियर है नहीं। कभी कभार आप कह देते हैं कि वो आंसर इन्फिनिटी है, बट यहाँ पर हम उसको अनडिफाइंड ही कहते हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को नल वेक्टर पर भी डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली किसी भी वेक्टर को किसी भी और वेक्टर पर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यू कैन नॉट डिवाइड अ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर। आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं आज तक आपने जितने फिजिक्स में पढ़े हैं, आप देखें कहीं पर कोई वेक्टर वेक्टर पर डिवाइड हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। हमेशा वेक्टर स्केलर पर डिवाइड हो रहा होता है, या आप किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई होता हुआ देखेंगे, चाहे डॉट प्रोडक्ट से चाहे क्रॉस प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल f डॉट v इज पावर, अब वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से f डॉट d इज वर्क, यहाँ पर भी वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। q इंटू v क्रॉस b वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर भी हमारे पास फोर्स आ रही है जो वेक्टर है। कोई ऐसा फॉर्मूला जरा याद करके बताएं, है आपके दिमाग में कोई जिसमें वेक्टर वेक्टर पर डिवाइड हो रहा हो? नहीं है ऐसा फॉर्मूला, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। स्केलर वेक्टर स्केलर पर डिवाइड हो सकता है, इस तरह फोर्स ओवर एरिया प्रेशर, फोर्स वेक्टर है, एरिया स्केलर है, लेकिन वेक्टर वेक्टर ऊपर नीचे कभी नहीं होंगे। अब हम आते हैं वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। इसके दो तरीके हैं, या तो आप डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट से। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को बारी बारी देखते हैं। अगर तो आप डॉट प्रोडक्ट के तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी जिसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। सो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दें टाइम्स कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? ये वो एंगल है कि जब आप उन दो वेक्टर्स को अगर टेल टू टेल रखें तो जो एंगल बनेगा वो थीटा यहाँ पर आपने पुट करना है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा बढ़ता जाए तो कॉस की वैल्यू 0 पर मैक्सिमम होती है, 90 पर 0 होती है। तो अगर ये थीटा बढ़ता जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, 90 पर आकर 0 हो जाएगी। यानी कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी और आंसर भी 0 होगा। सो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब उनका एंगल 0 हो, क्योंकि cos 0 मैक्सिमम होता है। और दो वेक्टर्स के बीच में मिनिमम जो स्केलर प्रोडक्ट का आंसर बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा, वो तब होगा जब वो परपेंडिकुलर हो, क्योंकि cos 90 का आंसर 0 होता है, 90 डिग्री के ऊपर आकर आंसर उनका 0 आ जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। एक और चीज है कि ये कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर आपने ए डॉट बी किया उसका आंसर भी वही आना है जो बी डॉट ए का आना है। इसके अलावा इसमें कोई कैच नहीं है कि आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, अगर कोई एक वेक्टर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर ए स्क्वायर आएगा। कोई वेक्टर ए है उसको मल्टीप्लाई कर दिया डॉट प्रोडक्ट से अपने आप से, तो बेसिकली आया ये क्या है? आया है ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ए और ए स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा दो एक एंगल अपने आप से तो 0 डिग्री के एंगल पर है ना, तो यहाँ पर कॉस 0 मैक्सिमम 1 आएगा, सो ए स्क्वायर ही आएगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k और दूसरा वेक्टर है आपके पास 2i प्लस 4j प्लस k, तो आप इनको डॉट प्रोडक्ट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर इस तरह से गिवन है? ये तो हमने देख लिया कि अगर आपको दोनों के मैग्नीट्यूड्स पता हो तो मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करें, आगे कॉस थीटा लिख दें। इस तरह गिवन होंगे वेक्टर फॉर्मेट में तो क्या करेंगे? तो एक तरीका तो ये है कि आप दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकाल लें और उस फॉर्मूले में पुट कर दें, लेकिन लंबा काम हो जाएगा। सिंपली आप डायरेक्टली भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप a डॉट b को इस तरह देख सकते हैं, i वाले को i से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, प्लस करें इसके j वाले कोफिशिएंट को उसके j वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया। इसके k वाले कोफिशिएंट को उसके k वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया। सो 2 प्लस 8 प्लस 3 दिस इज 13 यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स हो, न्यूटन हो, कुछ भी हो, उतने यूनिट्स। सो इस तरह से आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के थ्रू।
दूसरा है इसका थोड़ा सा छोटा भाई, सौतेला भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट से, एक तो नीचे आपने डॉट की जगह क्रॉस लिख देना है, और इसका जो आंसर आता है दैट इज ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। आगे ये n है, ये n क्या है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, यानी कि दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो स्केलर नहीं है, वो वेक्टर है। उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है, उसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। अगर वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरफ है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि अपवर्ड्स डायरेक्शन में या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा ए क्रॉस बी वाला वेक्टर। ठीक है, सो द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, डज नॉट मैटर, उससे वो डिपेंड करता है कि क्या अपवर्ड्स होगा कि डाउनवर्ड्स होगा, वो राइट हैंड रूल से हम पता लगाते हैं। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दोज टू वेक्टर्स। ठीक हो गया, ये आपने बात याद रखनी है। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो सिर्फ ए बी साइन थीटा है, डायरेक्शन उसकी आगे एन हैट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट उस तरह से कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि आप ए क्रॉस बी को अगर बराबर कर दें बी क्रॉस ए के तो आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि हमने राइट हैंड रूल से उसको यूज करना है। और इसमें उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का बिहेवियर है। उसमें मैग्नीट्यूड का बिहेवियर क्या था कि 0 डिग्री से जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाते थे 90 की तरफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट कम होते होते 0 हो जाता था। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 0 डिग्री पर मिनिमम यानी कि 0 मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी कि अगर दो वेक्टर्स आपस में 0 डिग्री पर हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक नल वेक्टर होगा। ठीक है, होगा वेक्टर ही, नल वेक्टर होगा, 0 नहीं कहना उसको। और जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा एंड इट विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्रीज। ठीक हो गया। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर होता है। आपने ए वाला वेक्टर उसको अपने आप से ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, वो अपने आप के साथ पैरेलल है, 0 डिग्री के एंगल पर है, तो इसका जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होगा नल वेक्टर आएगा। अच्छा, आगे एक और चीज है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के आई जे और के को डिफरेंट अरेंजमेंट्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, वो हम आगे जाके क्रॉस प्रोडक्ट का साइकिल पढ़ लेते हैं, वहां पर डिटेल्स में आपको बता दूंगा। राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। सो अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो आप अपने राइट हैंड की सारी उंगलियों को ए की डायरेक्शन में कर दें एंड देन रोटेट दोस फिंगर्स टुवर्ड्स बी एंड फाइंड आउट कि आपका थंब किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। थंब आउटवर्ड्स है तो डॉट से हम आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी वाला जो वेक्टर है वो आउटवर्ड्स होगा। इस तरह यहाँ पर आपको 3D में मैंने दिखाया हुआ है, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलोंग है, वेक्टर बी जी एक्सिस के अलोंग है, तो सारे के सारे फिंगर्स को ए के अलोंग करें एंड देन रोटेट देम टुवर्ड्स बी। अपवर्ड्स डायरेक्शन होगी आपकी ए क्रॉस बी की। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट। अगर ये बी क्रॉस ए होता तो आप बी से ए की तरफ मुड़ते और थंब नीचे की तरफ होता, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होता बी क्रॉस ए वाला रिजल्टेंट वाला वेक्टर, तो डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हो जाती। दिस इज व्हाई ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा, पैरेललोग्राम मेथड, ये बेसिकली मेथड नहीं है, छोटी सी चीज है, इसको मैं ज्यादा एम्फसाइज नहीं करता। कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपने उनके दरमियान एंगल, उनके दरमियान थीटा है, आपने वेक्टर ए के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दी, वेक्टर बी के पैरेलल भी एक और लाइन ड्रॉ कर दी, एक पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये एक रूल है, छोटा सा टिडबिट है, ठीक है ना। सो अगर आप इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करें, एरिया होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बेस है। हाइट क्या है, हाइट यहां से लेकर यहां तक होती है, ठीक है ना, ये वाली हाइट होती है। ये बी वाले वेक्टर का वाई वाला कंपोनेंट है, ठीक है ना। बी इज नॉट द हाइट, ये स्लैंट हाइट होती है, हाइट बिल्कुल वर्टिकल होती है। सो ये जो लाइन है, इसकी जो लेंथ है, दैट इज द हाइट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है बी का। बी का एक्स कंपोनेंट ये होगा, बी का वाई कंपोनेंट ये होगा, और वाई कंपोनेंट बी साइन थीटा होगा, एक्स कंपोनेंट बी कॉस थीटा होगा। सो हमने हाइट यानी कि बी साइन थीटा को हाइट कंसीडर करना है एंड ए का मैग्नीट्यूड विल बी द बेस। सो ए को अगर आप मल्टीप्लाई करें, ये बेस हो गई और ये बी साइन थीटा इसका हाइट हो गई। सो यानी कि ए बी साइन थीटा इज द एरिया ऑफ दिस इंटायर पैरेललोग्राम। ये सारा का सारा एरिया ए बी साइन थीटा है। और हमने अभी पीछे पढ़ा भी है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी ए बी साइन थीटा होता है। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, कि the magnitude of cross product of two vectors is equal to the area of that parallelogram that is formed by adding them, by putting them tail to tail। आगे चलते हैं। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट मेथड,
डिटर्मिनेंट मेथड ये है कि आपको अगर दो वेक्टर्स गिवन है आई जे के की फॉर्म में और आपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो कैसे लेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो इजी था, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, के को के से। यहां पर कुछ सिस्टम उतना इजी है नहीं, उसके लिए एक डिटर्मिनेंट मेथड है। आपके पास एक वेक्टर है आई प्लस 3j प्लस 4k, दूसरा वेक्टर है आपके पास 4i सपोज प्लस 3j प्लस k। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, आप एक डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स बना देंगे, 3x3 मैट्रिक्स। पहली रो में i j k लिखेंगे, दूसरी रो में पहले वाले वेक्टर के 1 3 4 i j k कंपोनेंट्स लिखेंगे, तीसरी रो में दूसरे वाले वेक्टर के 4 3 1 जैसा कि वहां पर है उनके कंपोनेंट्स लिखेंगे। ये एक वेक्टर बन गया, एक डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है ना, मैट्रिक्स बन गया। बेसिकली डिटर्मिनेंट तो भी हमने फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे वो आपके पास आंसर आएगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट के इक्वल। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रो स्किप मेथड से लेते हैं, इनके एक एक रो एक एक कॉलम स्किप करके हम करते हैं। सो कैसे करेंगे, आपने अगर इनको लिखना है कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे। आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर है, तो आप लिखेंगे उस वेक्टर का आई कंपोनेंट, फिर उस वेक्टर का जे कंपोनेंट, फिर उस वेक्टर का के कंपोनेंट। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे माइनस, यहां पर आप लिखेंगे प्लस। इसी तरह अगर आगे कुछ और होता तो फिर दोबारा माइनस फिर दोबारा प्लस होता, लेकिन वो 4x4 मैट्रिक्स 5x5 मैट्रिक्स के केस में होता है। राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आप आई वाला कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, आपने आई को सिलेक्ट करके उसकी रोज की कॉलम खत्म कर देनी है। बाकी आपके पास 2x2 मैट्रिक्स आ गया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस नॉन डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12। अब जे वाला कंपोनेंट फाइंड करना है तो इसकी रो इसका कॉलम खत्म कर दें। बाकी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करें, डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस नॉन डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16। यही चीज दोबारा यहां पर दोहराएं, 3 माइनस 12 आ जाएगा। अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 माइनस 12 ये आ गया माइनस 9i, ये बाहर वाला माइनस, और अंदर 1 माइनस 16 माइनस 15 अंदर भी है, और j प्लस 3 माइनस 12 अगेन माइनस 9 k। ठीक है, सो माइनस 9i प्लस 15j माइनस 9k, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। आपके पास रिजल्टेंट भी वेक्टर फॉर्मेट में ही आएगा। ठीक हो गया, ये डिटर्मिनेंट मेथड है, इस तरह से आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब एक और चीज है क्रॉस प्रोडक्ट साइकिल। अगर आपको ये याद होता है तो ज्यादा अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई। आई क्रॉस जे होगा के इक्वल, जे क्रॉस के होगा आई के इक्वल, के क्रॉस ए होगा जे के इक्वल। और इन सारों को अगर मैं उल्टा कर दूं, आई क्रॉस जे की बजाय मैं लिखूं जे क्रॉस आई, तो वो के की बजाय नेगेटिव के बराबर होगा। जे क्रॉस के की बजाय मैं लिखूं के क्रॉस जे, तो वो आई की बजाय नेगेटिव आई के बराबर होगा। के क्रॉस आई की बजाय मैं लिखूं आई क्रॉस के, तो वो पॉजिटिव जे की बजाय नेगेटिव जे के बराबर होगा। अगर आपको ये 6 के 6 याद होते हैं वेल एंड गुड, वरना ये एक छोटा सा निमोनिक है, आपने इसको याद कर लेना है। टॉप पे आई होता है, राइट पर जे होता है, इधर होता है के। इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, आप एक ग्रेटर देन का साइन बनाए, आई जे और के। ठीक है, और आपने क्या करना है, इन सारों को एक क्लॉकवाइज साइकिल से जोड़ देना है। ठीक है, यहां पर क्लॉकवाइज आई और के बीच में क्लॉकवाइज है तो जे लिखेंगे, क्लॉकवाइज गो फ्रॉम आई टू जे बीच में के लिखेंगे, एंड देन क्लॉकवाइज गो फ्रॉम जे टू के बीच में आई लिख दें। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने इनका एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल ड्रॉ कर देना है। आपने जे टू के जाना है तो नेगेटिव के लिखें, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में नेगेटिव लिखना है। जे टू आई जाना है तो नेगेटिव के, आई टू के जाना है तो नेगेटिव जे, के टू आई जाना है तो नेगेटिव आई। अगर ये याद होता है तो ठीक है, मैंने अपनी दौर में कभी भी इसको ना याद किया ना कुछ, और पिछले 5 साल से जिसको भी मैंने पढ़ाया किसी को भी याद नहीं हुआ। ये सिर्फ एक छोटा सा गिमिक सा एक आपके लिए है, बुक में गिवन होता है तो हम भी पढ़ा देते हैं। तो अगर आपको ये नहीं याद होता, नॉर्मली याद होता है, इट्स टोटली फाइन, आप उसी तरह से ही करें। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगता है, इससे निमोनिक मेमोरी आपकी अच्छी बनती है, तो इट्स ऑल्सो फाइन, आप इसको याद करें। लेकिन मुझे पर्सनली ये कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं डायरेक्टली ही याद करता हूँ इसको। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये केपीके के एमडीकैट में एक मरतबा है, चूंकि आपका नेशनल है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर किसी के हर तरह का एमसीक्यू। दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इस चैप्टर में से। क्वेश्चन होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कि आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी। अगर आप बी और सी को मल्टीप्लाई करें क्रॉस प्रोडक्ट से, जो रिजल्टेंट वेक्टर आए उसको डॉट प्रोडक्ट से ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है,
इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये साइक्लिक इन नेचर होता है। आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। ए बी, बी सी और सी ए अंदर लिख दें, और बाहर जो बचे, ए बी है तो बाहर सी बचेगा, बी सी है तो बाहर ए बचेगा, सी ए है तो बाहर बी बचेगा। ये सारे इक्वल हैं आपस में, ठीक है। ये ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आपसे पूछी जाती है कभी, कि विच वन द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, और ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन गिवन होगा, बाकी गलत होंगे, तो आपने वो पहचान के इसको लगा देना है, ठीक है ना। सो द स्केलर, एक और चीज आती है जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि अगर दो वेक्टर्स हैं आपस में, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उनको पैरेललोग्राम बनाने से जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है उसके बराबर होता है। ये हमने बात की ना। इसी तरह से इसका भी एक ऐसा रूल है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये अलोंग द जी एक्सिस है, इनटू द पेज है, और एक वेक्टर सी है, ये यहां पर कहीं पर है, तो अगर आपने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया किसी भी ऑर्डर में, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा आंसर, वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा का पूरा वेक्टर है, ये भी पूरा का पूरा वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आपके पास कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी। और वो कितनी क्वांटिटी आएगी, वो इन तीनों वेक्टर्स को मिलाकर जो पैरेलल पाइपेट बनता है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये उस पैरेललोग्राम की 3D शक्ल है, ठीक है ना, कि आपने एक डायरेक्शन इस तरफ ली, एक डायरेक्शन इस तरफ, ये तो पैरेललोग्राम बन गया। अब इसको बाहर खींच लें, जब डब्बा बन जाएगा पूरा, उसको पैरेलल पाइपेट कहते हैं। उसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके रिजल्टेंट के बराबर होगा। ये एक आइडेंटिटी होती है, एक जनरल सा रूल है। कभी कभार डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आ जाती है, बहुत ही कम, लेकिन इन जस्ट इन केस आ जाए तो आपको ऑलरेडी पता हो। दूसरी चीज, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक इन नेचर है, यानी कि ये आप अरेंजमेंट आगे पीछे करें, इन तीनों का रिजल्टेंट सेम ही आएगा। ये जस्ट एन एडिशनल थिंग, दिस इज, आप हल्का सा यहाँ पर नोट कर लें। केपीके के जब इंडिविजुअल प्रोविंशियल हुआ करता था 21 में या 19 में, 21 में आई गेस, 21 वाले साल में ये इसका केपीके वाले एमडी कैट में आया था। अच्छा जी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है, ए डॉट बी का रिजल्टेंट ए बी कॉस थीटा होता है। तो अगर आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी को आपस में डिवाइड कर दें, तो आपने बेसिकली ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा कर दिया। ए बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होगा। इसको आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर आपको उनके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड्स गिवन है। आगे हम करेंगे भी इसका एक क्वेश्चन। अब हम प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बेसिकली द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई एंड के इज व्हाट। ठीक है, आई और के दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस, एक जी एक्सिस की तरफ है। तो परपेंडिकुलर चीज जब हो तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है, राइट, क्योंकि एंगल 90 का होगा, हमने अभी पीछे पढ़ा। जीरो इसका आंसर लगाएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू व्हाट। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का, आई जे के वाले यूनिट वेक्टर्स का। अब यहां पर अगेन एक बात याद रखें, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। ठीक है जी, हमने तीन पॉसिबल अरेंजमेंट्स दे दी। आई और जे है, बाहर यहां पर के लिख देता हूं मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। आई जे और के है तो बाहर डॉट लगा के मैं आई लिखता हूं, के और आई है तो बाहर मैं लिखता हूं जे। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर्स का। इन तीनों का जवाब 1 आता है। ठीक है, ये एक और चीज आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ही याद कर लेनी है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के, ये वाला पूछा हुआ है आपसे, आंसर आपने इसका लगाना है 1। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है आपका। अगर a डॉट बी 1/2 ए बी है तो एंगल बताओ आप दो एंगल्स के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां पर a डॉट बी 1/2 ए बी है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो a डॉट बी की जगह a डॉट बी है, ए बी की जगह ए बी है, कॉस थीटा की जगह 1/2 है। यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो कॉस थीटा है, इन दोनों वेक्टर्स का कॉस थीटा लेंगे तो 1/2 आएगा। थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। किस एंगल का कॉस लें तो 1/2 आता है 60 डिग्री। सो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री आप आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स द स्केलर प्रोडक्ट है, तो दोनों का एंगल बताओ। अभी हमने पीछे पढ़ा कि वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय स्केलर प्रोडक्ट बराबर होता है tan थीटा के। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा ना ये बात, तो वही चीज यहां पर है कि वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इसका 3 टाइम्स है। यानी कि अगर ये 1 हुआ तो वो 3 का रूट होगा। ठीक है, एंड यहां पर आपने tan थीटा लिख देना है। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
3 का रूट होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, किस एंगल का टेन इनवर्स है, तो 3 का रूट आता है 30 डिग्रीज का। ठीक हो गया, तो 30 डिग्रीज विल बी द राइट आंसर। आई गेस इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया शायद हमने वहां पर 60 डिग्रीज लिख दिया, उल्टा लिख दिया। तो खैर ये आप देख लीजिएगा कि 1/3 किसका टेन होता है और 3 किसका टेन होता है। एक 30 का होता है, एक 60 का होता है। राइट नाउ मेरे भी दिमाग से खिसका हुआ है। सो आपने 30 या 60, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इसका 30 होगा। 30 यू कैन सेलेक्ट दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहाँ पर जो थोड़े से कम अकल हजरात हैं वो डिटर्मिनेंट बना लेंगे और लंबे मेथड से 5 मिनट लगा लेंगे पूरे दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने में। उसका कोई फायदा नहीं है, अकल यूज करनी थोड़ी सी। ये वाला वेक्टर है AI प्लस BJ, ये वाला वेक्टर भी AI प्लस BJ है, मल्टीप्लाइड बाय 4 है। यानी कि ये दोनों वेक्टर्स बेसिकली सेम है, बस ये वाला वेक्टर छोटा है, दूसरा वाला वेक्टर उससे 4 टाइम्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, आपको ये दोनों की फॉर्मेट देखकर पता चल गया। दोनों वेक्टर्स हैं सेम, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में है, बस मैग्नीट्यूड B का A से 4 गुना ज्यादा है। सो इसका क्या मतलब हो कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल 0 है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए इनका, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है और उसका नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर A क्रॉस B विल बी 0। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर दीज टू वेक्टर्स A 2i प्लस 3j है, B -6i प्लस 4j है, इनका एंगल निकालो। ठीक है, तो हम इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर तो डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 ना आया तो फिर आप A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, इस वाले फॉर्मूले से ये थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड किया होगा, मैग्नीट्यूड्स फाइंड करके उनका भी प्रोडक्ट ले लें, उसको उधर ले जाकर डिवाइड कर दें, फिर कॉस इनवर्स ले लें, फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम हमेशा आपने करना है ऐसे केसेस में, डॉट प्रोडक्ट लेना है। मोस्ट ऑफन डॉट प्रोडक्ट ही 0 होता है, उधर ही आंसर आ जाता है। ठीक है, पहले इधर मैग्नीट्यूड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 ना आए फिर आगे स्टेप पर जाना है। तो पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, 2 मल्टीप्लाइड बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो क्या आया, ये -12, ये +12, 0 आ गया ना डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर वेक्टर्स। इसमें जितनी भी बातें हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ रेयर क्वेश्चन, स्टिल मैंने ऐड कर दिया है। पैरेललोग्राम मेथड इज आल्सो समवट नॉट रियली इंपॉर्टेंट, कभी कभार उसका सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट आ जाती है, बस उतना आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। वो सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट मेथड आपको आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेंगे तो आपको फाइंड करना आना चाहिए। बाकी बेसिक सी चीजें हैं वो आप एक रीड देंगे बुक से, आपका अच्छी खासी रिवाइज हो जाएंगी। इसमें भी आपको अच्छा खासा मैंने रिवाइज करवा दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फोर्स एंड मोशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।